आपके ज़िले में भी शायद प्रहलाद जी आए होंगे या और दूसरे साथी हमारे आए होंगे। उसके बाद पार्टी की तरफ से जब कमेटी बन जाए जिले की तो मंडल समीक्षा की जिम्मेदारी मेरी लगाई गई। मैंने झांसी कानपुर से शुरू किया, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर और कल बस्ती कार्यक्रम। सभी जगह की जिले की कमेटियां बन गई, विधानसभा की कमेटियां बन गई। अगर कहीं कमी नजर आई तो कल बस्ती में कमी नजर आई और आज देवी पाटन मंडल में कमी नजर आई। कहाँ तक? देवी पाटन मंडल में कहाँ? गोडा की कमेटी बनी, हॉस्पिटल के सामने जिले की विधानसभाओं की भी बनी है, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता। बूथ का और ब्लॉक का अभी नंबर आया नहीं। अभी तो हम लोग जिला और विधानसभा में कमेटियां लगे। बलरामपुर में पेट्रोल पंप के बगल में है जिले की कमेटी शायद पूरी तरह अभी बनी नहीं कि बन गई है। अभी बाकी है, अभी कुछ पदे बाकी हैं, है? कुछ पदे बाकी हैं, कुछ बाकी है। विधानसभा तो बिल्कुल बाकी। और अगर जिले की कमेटी अभी बाकी है 2 महीने में, तो जिले की पूरी कब करेंगे हम, और फिर उसके बाद विधानसभाओं की पूरी करते हैं। श्रावस्ती की कमेटी भी अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। बहराइच की कमेटी कुछ हद तक कंप्लीट है, लेकिन उसमें भी कुछ अभी कंप्लीट करना बाकी है। अगर हमारी यही स्थिति रही तो हम कैसे आगे काम कर पाएंगे। हमारे जो मंडल की कमेटी है, अगर हमारे मंडल के पदाधिकारी सभी जिलों में गए होते, कमेटी बनाने में रहे होते, तो जैसे मैं जिन जिन मंडलों का जबानी नाम ले गया और मैंने बता दिया आपको कि मैं वहाँ वहाँ गया, अगर मैं गया ना होता तो नहीं नाम लेता। अगर आप जाएंगे, काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको अच्छी तरह याद रहेगा कि मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ नहीं गया। तो शायद हमारे मंडल के पदाधिकारी भी कहीं ज़्यादा जगहों पर नहीं गए। आपको खुद अपनी समीक्षा करनी है, अपने काम की समीक्षा करनी है। आपसे बड़ा आपका समीक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप कितने अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, कितने ईमानदार नहीं हैं, आपसे बेहतर और कोई दूसरा नहीं जानता। आपके सामने कोई खड़ा हो और फिर हम उससे बहुत सारी बातें उल्टी सीधी बनाएं, वो माने नहीं रखता है। सही बात आप जानते हैं कि आपने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। अभी हमारे बहन बोल रही थी कि आप कहते हैं कि कार्यकर्ता कम आते हैं, लोग आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन सब लोग, अधिकांश लोग शादीशुदा लोग। ये लड़ाई जब आप आधी आबादी से हटा देते हैं तो वैसे आप आधे हो जाते हैं। यही आपके पीछे रहने का और नीचे जाने का कारण है। जब तक हमारे घरों में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी पत्नी, हमारी माँ जागरूक नहीं होगी, हमारे बच्चे जागरूक नहीं होंगे, इस लड़ाई को हम कभी नहीं जीत पाएंगे। आपका खाना खाया हुआ तो आपके बच्चे और आपकी पत्नी और आपके बेटे के पेट में नहीं जाता। सबको जिंदा रहने के लिए सबको भोजन करना पड़ता है। आप मजबूरी में आते हैं।
मीटिंगें उठ गए तो आप सोचते हैं कि चलो यार फॉर्मेलिटी पे चले चले, लोग कह रहे हैं तो हो आए। जरूरी नहीं लगता है। और बहुत तो चुनाव हुआ, चुनाव में रिजल्ट नहीं आया, हार गए, उससे भी बहुत सारे लोग नर्वस, यार होना कुछ है नहीं, क्या फायदा है। और आप लोग तो जो नए नए बच्चे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, यूथ हैं जो काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है, अभी नए लड़के हैं, नए काम करना शुरू किया है, इसका मादा नहीं है। वो सोच लेते हैं मनोबल गिर जाता है तो कोई बात नहीं। तो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनका बड़ी जल्दी मनोबल नहीं गिरता है, और गिरता नहीं है तो आपका मनोबल गिराने में लगे रहते हैं। लेकिन जरा आप ध्यान से सोचिए, अगर आप चुनाव में हार गए हैं तो क्या था तो आपके पास चला गया। आपके पास पहले कुछ रहा होता और चुनाव के बाद चला जाता, आपका खो जाता, आपसे छीन लिया जाता, तो आपको तकलीफ होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। आप जीतते तो आपको कुछ मिलता। जो 1000, 2000, 2500 साल पहले चला गया है वो मिलने की शुरुआत होती। लेकिन आज की स्थिति में तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ मिलना था, जो आप नहीं लेना चाहते हैं। हम सफल नहीं होते, इसमें कोई दोषी और नहीं, गुनहगार कोई और नहीं, कमी किसी और की नहीं, कभी कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बीएसपी की नहीं, कभी सिर्फ हमारी, कभी किसी और की नहीं। और जब तक हम अपनी कमियों की प्रति नहीं ध्यान देंगे तब तक हम कभी सफल नहीं। वो आदमी बहुत हिम्मत वाला होता है जो अपनी कमियां जानता है और स्वीकार करता है, अन्यथा तो कोई अपनी कमियां स्वीकार करता नहीं, तो कहता है सब दूसरे की गलती है, हमारी गलती कुछ है ही नहीं। और जब तक आप अपनी गलती मानेंगे नहीं तब तक आप में कोई सुधार की गुंजाइश हो नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले जो हमें कमियां हैं उन कमियों को मानिए, और जब मानेंगे, कमियां महसूस करेंगे, तो आप उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। एक साथी, जागरूक साथी हैं, बहुत विकास परिषद में काम करते हैं, शायद बैठे होंगे, तो मुझे अभी मिले। कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं, आप ही मिले थे मुझे, अभी बात तो कर रहे थे मंडल के अध्यक्ष, तो मुझे बात चर्चा कर रहे थे कि बाबूजी हम लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समाज ठीक नहीं हो रहा, कोई समझ नहीं रहा, बड़ी दिक्कत है, कैसे हो कैसे ना हो। बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते हैं, बाबूजी क्या करें, अब वो कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन छूटते ही नहीं। मैं एक दिन मोबाइल में एक कहानी सुना, एक आदमी गया एक साधु के पास और उसने कहा कि चाहते तो बहुत है कि हम भी आपकी तरह हो जाएं, परमपिता परमेश्वर के बारे में, बुद्ध के बारे में जाने, कबीर के बारे में जाने, कि दुनिया में क्या रखा है। लेकिन क्या बताएं, ये जो मोह ममता, ये संसार छोड़ता ही नहीं। कोई उपाय बताइए, कैसे छूटे इससे। तो वो साधु कुछ बोला नहीं, अंदर से निकला, दौड़ा बाहर की तरफ, और दौड़ के गया तो बाहर एक पेड़ था और पेड़ को पकड़ लिया उसने, साधु ने,
और जोर जोर चिल्लाना शुरू किया। बात को जरा समझना गहराई से। जोर जोर में उसने चिल्लाना शुरू किया कि छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तो वो जो गया था उसने कहा कि आप पागल हो गए क्या, आप खुद ही पकड़े हैं, कह रहे हैं छूट नहीं रहा। अरे कहा ये छोड़ ही नहीं रहा। और जोर जोर चिल्लाने लगा वो साधु। हम लोग इकट्ठा हो गए, कहा मुझे छुड़ाइए, कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा। कहा आप कैसी बातें करते हैं, आप पकड़ेंगे इसको, ये नहीं पकड़े आपको। तो कहा जब इतना जानते हो तो मुझसे पूछने क्यों आए। जब इतना जानते हो तो मुझसे पूछने क्यों आए। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी समझदारी की बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि सामने वाला जाने कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन समझदारी के पीछे आप सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना रहे, आप खुद बेवकूफी करते हैं। कोई पकड़े नहीं, हम पकड़े नहीं। और जिस दिन हम छोड़ देंगे तो दिन सब ठीक हो जाए। हमारी जो छोटी छोटी कमियां हैं, उन कमियों के कारण हम लाचार और गुलाम हैं और आगे कितने दिन तक रहें। बहुत कोशिश से, बहुत मेहनत करके महात्मा फुले ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, जिसके बदौलत हम पढ़ लिख करके कुछ लोग थोड़ी बहुत नौकरियों में गए। आज हम खड़े होकर के भाषण दे रहे। उस समय भी लोग हक अधिकार देने के लिए राजी नहीं थे। वो तो अंग्रेजों की वजह से मिला। जो महात्मा फुले जो सही बात कहते थे, वो कहते थे कि हम अपने देश में दो ही गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। एक तो आपका शासन है, और दूसरे जो हम अपने लोगों के गुलाम हैं, जो भारत के ही अपने को कहते हैं। भारत में कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की इजाजत है, धन रखने की इजाजत है, उनमें से हम नहीं हैं। वायसराय साहब आते हैं, सड़कों में अच्छी अच्छी घूम के चले जाते हैं। अगर भारत को देखना है तो चलिए मैं दिखाऊं, गांव में, मोहल्लों में, गलियों में हमारी क्या स्थिति। हमें पढ़ने तक का राइट नहीं है। अंग्रेजों ने जब महात्मा फुले की बात को सुना और देखा तो महात्मा फुले की बात को उन्होंने माना और हमको पढ़ने लिखने का राइट हमें मिला। जैसे आज की सरकार है, किसान कानून था, बनाया सरकार ने, किसानों ने आंदोलन किया, 1.5 साल नहीं माना सरकार की मर्जी नहीं माना। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, सरकार को लगा कि नुकसान न हो जाए तो मान ली। और बहुत लोग मांग करते हैं, सरकार की पुलिस 4 घंटा मारती है, बंद कर देती है, मांगे नहीं पूरी होती। होता है ऐसा कि नहीं? अगर उस समय की सरकार ने महात्मा फुले को 4 डंडे मारे होते और बंद कर दिया होता कि तुम पढ़ाई का अधिकार मानते हो, किशोर को, दलित को, तो क्या पढ़ पाते हैं? फुले भी कहते कि क्या करें, कोशिश तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे, लेकिन क्या करें, पुरानी व्यवस्था छूटती ही नहीं, तो वो भी फिर बैठ जाते। लेकिन उन्होंने हमारे लिए मेहनत किया, संघर्ष किया, पूरा जीवन अपना खराब किया। हमारे आने वाले कल के लिए उन्होंने अपना वर्तमान निशावर कर दिया। कोई औलाद के लिए, कोई बच्चा नहीं किया उन्होंने, इसलिए ये देश के गरीब और कमजोर के लिए हम काम कर सकते। आज जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, हम पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन आने वाला समय आपका क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा? बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में कहाँ आती है कि अगर सरकार ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है उस समय की 150 साल पहले वाली सरकार ने, तो आज की सरकार हमारे पढ़ाई का अधिकार ले भी सकती है और जा भी रहा है।
आज आपके क्या अधिकार जा रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, उस पर आप कभी चर्चा नहीं करते। अखबार टीवी में आती भी नहीं वो बात। अखबार टीवी में तो अंधविश्वास आता है, आपको बेवकूफ बनाने वाली चीज़ें आती हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं लेकिन आपको बताते नहीं। सरकार ने कहा था चुनाव जीतेंगे तो हम मोबाइल और लैपटॉप बांटेंगे। चुनाव जीत गई सरकार ने और बहुत जगहों पर लैपटॉप मोबाइल उन्होंने दिए कि नहीं दिए? दिया होगा, यहाँ भी दिया होगा। मालूम है किस पैसे से लेके दिया? जो पिछली जातियों का वजीफा था, वजीफा रोक करके उससे वजीफे के पैसे से मोबाइल और लैपटॉप खरीद के दे दिया। वजीफा नहीं मिला पिछली जाति के बच्चों को, गरीब बच्चों को। लेकिन कुछ भी तो बुरा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आपस में भी तो नहीं चर्चा करते कि क्या हो रहा है। कुछ भी तो बुरा नहीं लग रहा है। और जो कोशिश करे, जगाने की कोशिश करे, तो उसकी बात हमें समझ में नहीं आती। समझना होगा हमें। अगर हम समझेंगे तो ही अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के अधिकारों की सुरक्षा कर पाएंगे। और अगर यही हाल रहा तो ऐसा नहीं है कि आपको गुलाम होने में 2-4 साल लगेंगे। आप गुलाम हैं और ज़्यादा गुलाम होंगे। अभी तो स्कूल चले जाते हैं, आने वाला कल क्या होगा इसकी कल्पना आपको है नहीं। इन 8-10 सालों में कितना समय बदला, धीरे धीरे करके, आहिस्ता आहिस्ता करके। एकाएक बदलता तो शायद समझ में आ जाता, लेकिन धीरे धीरे बदला तो वो समझ में नहीं आया। 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर, चूल्हा, कानूनी 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपया, महिलाओं के खाते में 500 रुपया। इतने में वोट गरीब और कमजोर लोगों का बिका। लेकिन तो थोड़ा ठीक ठाक थे, जो 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया महीना पाते थे वो भी बिके। जो प्राइमरी का मास्टर था, लेखपाल था, पटवारी था, सफाई कर्मचारी था, उसको यह था कि पेंशन मिलेगी। जिनको जो बेचारे गरीब लोग बिके तो वो तो नगद ले लिए, 500, 2,000, 4,000 दारू पी लिया। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग थे वो तो आशा में बिके कि पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आशा थी कि पेंशन मिलेगी। बहुत जोर लगाया, माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार जान लगा दी उन लोगों ने कि अगर साइकिल चला लेंगे, अपनी बात साइकिल चल जाएगी तो उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। सही है कि नहीं है? सही। उनको क्या कहेंगे आप? इससे मतलब नहीं है कि उनका हित है या नहीं, आगे पेंशन मिलेगी। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी अपने पेंशन के खातिर बाकी चीज़ों को वो नहीं सोचता है, तो अगर गरीब आदमी 500 में बिक जाता है या 2,000, 6,000 में बिक जाता है, वो भी उस समय वर्तमान का सोचता है, बात का नहीं सोचता है। पढ़े लिखे में और गरीब में कोई फर्क नहीं। पढ़े लिखे में, गैर पढ़े लिखे में कोई फर्क नहीं। दोनों लालच में अपना और अपने बच्चे का भविष्य बेचते थे। और जिस दिन तक ये सौदा होता रहेगा, हम लोग कभी अपने हक और अधिकार नहीं देखेंगे।
मैं इस जानता हूँ जो मुझे कहना है मैं कहूँ, कोई माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, लेकिन जब तक मेरी हिम्मत है तब तक मुझे अपनी बात को कहते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने को जो बुद्धिजीवी कहते हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़े पैसे वैसे हैं, मुझे मिलते हैं, अकेले भी मिलते हैं, कभी कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं मुझे, बड़े सलाह देते हैं मुझे, लेकिन उस सलाह का खुद अमल कभी नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर बाबूजी शायद कोई चमत्कार कर दे तो फिर बाबूजी के साथ हम लग गए, और जब तक चमत्कार न हो तब तक वो किसी और का झोला ढोते हैं। चोरी छिपे मुझसे मिलते हैं, आते हैं और मुझे समझाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। फिर 2-2.5 साल पहले तो बैकवर्ड क्लास में चाहे निशान राज कर